हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस साइकिल मॉडल्स के हिंदी के पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग और डेफिनेशन। ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए में पिछले 200 सालों में इन दोनों की इकोनॉमी इस तरीके से बूस्ट हुई है कि इन्होंने कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा। मगर अगर हम इनका ग्राफ देखें तो उस ग्राफ में हम एक अप ट्रेंड तो देखते हैं, मगर उस अप ट्रेंड के बीच बीच में ऐसे बहुत सारे डाउन ट्रेंड्स भी हैं जो अगर हम बारीकी से देखें तो समझ में आते हैं। यानी ये अप ट्रेंड सीधा सीधा अप ट्रेंड नहीं है, इसके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और ये उतार चढ़ाव आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस से रिलेटेड है। कभी कभी आउटपुट ज़्यादा हुआ, कभी इनकम ज़्यादा हुई, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ, प्राइसेस ज़्यादा हुई, कभी ये कम हुए। ऐसे उतार चढ़ाव से मिक्स होकर जो बनता है ये अप ट्रेंड बनता है। और ये जो उतार चढ़ाव हैं दीज आर नोन एज बिजनेस साइकिल्स। छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। इनका पीरियड हो सकता है, बड़ा पीरियड भी हो सकता है, साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के भी हो सकते हैं, 15 साल के भी हो सकते हैं। वो हम टाइप्स में करेंगे। तो अगर हाई इनकम, हाई आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी हाई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेस साइकिल है ये एक्सपैंड हो रही है या इसका अपस्विंग या प्रॉस्पेरिटी का पीरियड है। और अगर लो इनकम, लो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी लो है तो कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन या डाउन स्विंग या डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है बिजनेस साइकिल में। इकोनॉमिक हिस्ट्री में अगर हम देखें, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनके फ्री मार्केट को अगर हम देखें तो अगर कोई पीरियड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी शो कर रहा है तो वो फॉलो कर रहा है किसी ऐसे ऑल्टरनेटिव को जहां पर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी रहा हो, यानी रिसेशन भी रहा हो। यानी कि एक बार एक्सपेंशन होता है, फिर एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी उतार चढ़ाव से ये बिजनेस साइकिल बनती है। इसलिए मिस्टर कीन्स ने लिखा है कि एक ट्रेड साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं। एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बहुत अच्छी ट्रेड होती है, गुड ट्रेड, कैरेक्टराइज्ड बाय, जब ट्रेड अच्छी है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगी, और प्राइस बढ़ेंगी तो क्या होगा, लो एम्प्लॉयमेंट होगा। और फिर ऐसा भी पीरियड आता है जब बैड ट्रेड होती है, जब प्राइसेस गिर जाती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अगर हम देखें बिजनेस साइकिल को तो इसमें जो पीक पर जाता है, जब नीचे से पीक की तरफ जाता है तो ये एक्सपेंशन का पीरियड होता है, और फिर जब नीचे ट्रफ की तरफ आता है दैट इज रिसेशन पीरियड। तो अगर अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन को अगर हम देखें तो हैं तो अप ट्रेंड के, लेकिन उसके बीच में ऐसे कई उतार चढ़ाव हैं और ये बिजनेस साइकिल का ड्यूरेशन एक जैसा भी नहीं होता। यानी कि अगर अभी ये यहां से यहां तक, इधर से लेकर यहां तक 2 साल लगा रहा है तो जरूरी नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक भी ये 2 साल लगाए। ये हो सकता है 5 साल लगाए, 10 साल लगाए, और उतार जितना है उतना ही चढ़ाव हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये 2 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 12 साल भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसके अलग अलग लेंथ्स हैं। ये कोई भी पर्टिकुलर लेंथ के हिसाब से, पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से नहीं होता। एक बहुत ही रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट पॉइंट इसका ये है बिजनेस साइकिल का कि ये बहुत कॉस्टली है अगर हम इसको इकोनॉमिक सेंस में देखें तो। क्योंकि अगर हम एक पीरियड देखें रिसेशन का या डिप्रेशन का तो वहां ऐसे कई वर्कर्स होंगे जो अपना जॉब छोड़ देंगे, यानी लूज कर देंगे, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, बहुत बड़ा लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, जिससे आउटपुट भी कम हो जाएगा और प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी कि पूरी तरीके से रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं होगा। यानी वो इकोनॉमी को कितना भारी पड़ता है जब रिसेशन आता है। इसके अलावा डिप्रेशन के टाइम पर बिजनेसमैन हो, वो अगर बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया निकल जाए, उसको ह्यूज लॉस होता है। इससे ह्यूमन सफरिंग्स बहुत बढ़ जाती है, मेंटल डिजीज हो जाते हैं, मेंटली लोग परेशान हो जाते हैं, उनका लेवल ऑफ लिविंग बहुत लो हो जाता है, और इकोनॉमी की इस तरीके की फ्लक्चुएशन में बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो जाती हैं। पता ही नहीं रहता आगे क्या होने वाला है। इसकी वजह से भी एंग्जाइटी, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैनी लोगों के अंदर आ जाती है। वो फ्यूचर के लिए बहुत इनसिक्योर फील करने लगते हैं। उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत रिस्क उनको दिखाई देने लगता है। ये जो बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अर्ली 1930s में, वो दिखाता है कि हर बूम के बाद एक तरीके का डिप्रेशन आता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन आ जाता है और उसका अपना सोशल कॉस्ट होता है। इन्फ्लेशन की वजह से, यानी प्राइस राइज जब हो जाता है, उसकी वजह से सारी रियल इनकम लोगों की बह जाती है और लाइफ बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाती है, जो
पुअर लोग होते हैं स्पेशली उनकी। इन्फ्लेशन की वजह से रिसोर्स का एलोकेशन भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग फिर प्रोडक्शन नहीं करते उतना, तो रिसोर्सेस बने बनाए वैसे ही रह जाते हैं। और इन्फ्लेशन की वजह से जो इनकम है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है, यानी पुअर को नहीं मिल पाती है, रिच को ज़्यादा मिल जाती है। ये बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बिजनेस साइकिल के। और इसी हार्मफुल इफेक्ट की वजह से क्रोथर ने लिखा था कि एक हाथ में तो सारी मिजरीज हैं या शेम है कि अनएम्प्लॉयमेंट या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या सोशल डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, लेकिन दूसरे साइड वेल्थ जो कि बहुत बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंट होती है वो वेस्ट हो जाती है, जैसे लेबर और कैपिटल। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है इस बिजनेस साइकिल का भी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल पर। बिजनेस साइकिल कितने टाइप्स की होती है? देखिए, बिजनेस साइकिल का मतलब ही है एक पर्टिकुलर पीरियड में उतार चढ़ाव होना, वो तो समझ में आ गया है। तो इसके साइकिल्स के जो टाइप हैं वो भी टाइम से डिफरेंस रखते हैं। अगर हम शॉर्ट किचन साइकिल की बात करें तो ये 3.5 ईयर्स यानी कि करीब करीब 40 महीने की होती है। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जोसेफ किचन, जिन्होंने ये डिस्टिंक्शन बनाया था कि एक बड़ी साइकिल होती है, एक छोटी साइकिल होती है, मेजर एंड माइनर साइकिल। और उन्होंने बताया था कि मेजर साइकिल जो होती है वो 2 या 3 माइनर साइकिल से मिलकर बनती है, और वो माइनर साइकिल होती है करीब करीब 40 महीने की। 40 महीने की जो 3.5 ईयर्स की आप देख रहे हैं, ये करीब करीब माइनर बिजनेस साइकिल है। और ये 2-3 जब मिल जाती है तो बड़ी साइकिल बन जाती है। जैसे ये जो लॉन्ग जगलर साइकिल है, ये होती है 9.5 साल की, ये 3 माइनर साइकिल से मिलकर बन जाती है, या 2-2.5 माइनर साइकिल से मिलकर बन जाती है। ये 1862 में एक क्लीमेंट जगलर थे, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये नाम रखा था द लॉन्ग जगलर साइकिल। और उसके बाद फिर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने तय किया था कि इसका पीरियड 9.5 साल का होगा। इसके बाद है वेरी लॉन्ग कॉन्ड्रेटिव साइकिल्स, ये 50 साल की होती हैं, यानी ये सबसे बड़ी साइकिल है। 1925 में एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, रशियन इकोनॉमिस्ट N.D. कॉन्ड्रेटिव, ये इस कंक्लूजन में आए थे कि जो सबसे बड़ी लॉन्ग वेव्स होती हैं साइकिल्स की, बिजनेस साइकिल्स की, वो करीब करीब 50 साल की होती हैं। ये करीब करीब 6 जगलर साइकिल को मिलाकर बनती हैं, इतनी बड़ी वेव्स होती हैं ये। और फिर बिल्डिंग साइकिल, ये 18 साल की होती हैं। एक्चुअली ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से डिपेंड करती हैं और ये रेगुलर ड्यूरेशन में होती हैं। ये मेजर साइकिल से करीब करीब, जैसे ये मेजर साइकिल है ना 9.5 साल की, उससे थोड़ा थोड़ा डबल हो जाती हैं बस। वेरेन और पियर्सन ने इसको डिस्कवर किया था। फिर है कुजनेट साइकिल, ये 18 से 22 साल। ये ऐसा समझिए 50 और 18 के बीच में एक और साइकिल आ गई है कुजनेट, यानी पहले किचन, फिर जगलर, फिर बिल्डिंग, फिर कुजनेट्स, और फिर ये कॉन्ट्रेटिव साइकिल आती है। ये सिमन कुजनेट्स ने बनाई थी, एक नई प्रकार की साइकिल, जिसमें इन्होंने कहा था कि 18 से 22 साल की ये साइकिल होती है। मगर सारे साइकिल्स में होता वही है कि एक बूम पीरियड होता है और उसके बाद एक रिसेशन पीरियड आता है। दीज आर टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल। और अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आए, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आर वेव लाइक मूवमेंट्स, ओके, वेव लाइक होते ही हैं। फ्लक्चुएशंस आर रिकरेंट इन नेचर, ये भी ठीक है कि फ्लक्चुएशंस बार बार आते हैं, यानी हर उतार के बाद चढ़ाव और चढ़ाव के बाद उतार आता है। हमारी लाइफ में भी इसी तरीके से उतार चढ़ाव आता है। हम अपनी लाइफ में अगर ये सोच लें कि सुख के बाद दुख ना आए या दुख के बाद सुख ना आए, तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन अगर हमको ये पता हो कि अगर हमारा सुख का पीरियड चल रहा है तो अब दुख का आने वाला है, सो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। और अगर हमारा दुख का पीरियड चल रहा है और हम ये सोच लें कि सुख का पीरियड आने वाला है, तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, हम कभी हताश नहीं होंगे। हमारी निराशा का मेन रीजन यही है कि हम अपने पीरियड को परमानेंट मान लेते हैं, जबकि ईश्वर ने किसी की भी लाइफ में परमानेंटली सुख रखा ही नहीं है। उसमें वो इसलिए भी है, कॉमन सेंस से समझिए, कि अगर किसी को सुख ही मिलता जाए तो वो फूलता जाएगा और एक दिन बस्ट हो जाएगा। और अगर दुख ही मिलता जाए तो पिचकता जाएगा तो भी हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए बहुत सही चीज है कि उतार चढ़ाव है, मगर हमारा भोलापन इतना है कि हम उसको परमानेंट मान लेते हैं। हम भगवान के खिलाफ हो जाते हैं, प्रकृति के खिलाफ हो जाते हैं, किस्मत के खिलाफ हो जाते हैं, किसी भी चीज को कोस देते हैं कि हमारा तो बुरा वक्त चल रहा है। कई लोग इसी चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं, तो ये बहुत बुरी चीज है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो सुख और दुख में अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, ही इज इंटेलिजेंट पर्सन। तो यह हमको समझना चाहिए कि बिजनेस साइकिल हो चाहे लाइफ साइकिल हो, उतार चढ़ाव तो इसका नियम है ही। ओके, दे आर नॉन पीरियोडिक और इरेगुलर।
यानी पीरियोडिक तो है, ये रिकरेंट तो है, बार बार आते हैं, उतार के बाद चढ़ाव, चढ़ाव के बाद उतार, लेकिन ये उतार चढ़ाव पीरियोडिक नहीं होता। जरूरी नहीं है कि 1 साल का उतार चढ़ाव के बाद फिर से 1 साल का हो सकता है 3 साल का आ जाए, हो सकता है 5 साल का आ जाए। ये इर्रेगुलर रहते हैं। ये ऑकर होते हैं एग्रीगेट वेरिएबल्स में, मतलब इनके सारे वेरिएबल्स का एक एग्रीगेशन निकालना पड़ता है। इनकम, एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सबका समावेश इस बिजनेस साइकिल में होता है, एक की वजह से नहीं होता है। इनका सबका एग्रीगेट वेरिएबल्स का एवरेज निकाल कर ही हम इसमें किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस साइकिल का, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन किसका, ड्यूरेबल गुड्स का, जैसे कि कार हो गई, हाउस हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गई। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत वॉलेटाइल है, बदलने वाला है, अनस्टेबल है, और ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रही है प्राइवेट इंटरप्राइज, और ये उनकी जो एक्सपेक्टेशन है ये भी बदलती रहती है। क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स का जो कंजम्पशन हम करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं, उसमें भी बदलाव होता रहता है, उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इस बिजनेस साइकिल में भी फ्लक्चुएशन हो जाते हैं। और दूसरा फीचर है नॉन ड्यूरेबल गुड्स का और सर्विसेज का, क्योंकि इसका भी कंजम्पशन होता है। तो बिजनेस साइकिल ये बताती है कि हाउस होल्ड कैसे मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी, किसमें, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के कंजम्पशन में या ड्यूरेबल की गुड्स के कंजम्पशन में। एक और बात यह है कि ये कोई सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं है, जैसे बरसात का मौसम साल में एक बार आता है, ऐसा नहीं है। ये कोई मौसम नहीं है जो एक पीरियड के बाद आ ही जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी चीज उतार चढ़ाव में आ जाए, इट इज नॉट नोन। इसके अलावा भी और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके कि ये बिजनेस साइकिल इंटरनेशनल होती है अपने कैरेक्टर में, यानी ये कोई एक अपनी कंट्री में चला रहा है, फिर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात समझिए कि आज हमारे यहां पर 4G आया है, जियो नेट आया है, मगर विदेशों में 5G भी चल रहा है। जो चीज विदेशों में पिट जाती है वो इंडिया के लिए बूम का पीरियड बनती है। जो फैशन हमारे शहरों में खत्म हो जाता है तो वो गांव में स्टार्ट होता है, उनके लिए बूम पीरियड होता है। तो अलग अलग जगह पर अगर हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है तो कहीं रिसेशन है तो कहीं उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस तरीके से वो कंपनी अपना कंपनसेट करती रहती है। ओके, इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। गॉटफ्रीड हिबर्लर, इन्होंने बिजनेस साइकिल के इन फेजेस को डिस्कवर किया था। फेजेस तो होते ही हैं पर इन्होंने उसका नामकरण या उसको डिफरेंशिएट किया था कि इसमें 4 चीजें होती हैं, एक्सपेंशन जो बूम अप स्विंग्स या प्रॉस्पेरिटी कहलाती है, जो पीक पे होती है, और इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है जब नीचे की तरफ, या रिसेशन बोल सकते हो आप उसको, जो ट्रफ से मिलती है। ट्रफ एक तरीके का लोअर टर्निंग पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्शन नीचे आने का मतलब डाउन स्विंग, रिसेशन या डिप्रेशन बोल सकते हैं इसको, और पीक अपर टर्निंग पॉइंट है जहां से नीचे की तरफ टर्न होना है, और एक्सपेंशन बूम अपस्विंग या प्रॉस्पेरिटी का पीरियड है जब ये ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है। तो ये 4 फेजेस होते हैं किसी भी बिजनेस साइकिल में। तो अगर हम ट्रफ से स्टार्ट करें या डिप्रेशन से स्टार्ट करें, जब इकोनॉमी का लेवल बहुत नीचे होता है और प्रोडक्शन का लेवल और एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत नीचे होता है, इसके बाद हमारी इकोनॉमी ऊपर उठती है, एक्सपेंशन की तरफ उठती है ऊपर। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है ये कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करेगा इनडेफिनेटली पीरियड तक, ये जरूरी नहीं है। ये एक पीरियड पे जाता है और वहां पर जाकर वो फिर से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बदल जाता है और डाउन स्विंग स्टार्ट हो जाता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन मोमेंट गैदर कर लेता है, मतलब बहुत तेजी से हो जाता है, तो वहां पर हम डिप्रेशन बोल देते हैं इसको। और ये कहां तक जाता है, उस लास्ट टर्निंग पॉइंट तक जाता है जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, TROUGH, जहां ये साइकिल भी एक तरीके से यहां से आया और ये कंप्लीट होती है, ये अप एंड डाउन, दैट इज कंप्लीट। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद इकोनॉमी फिर रिवाइव होती है और फिर नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यानी एक साइकिल है अप और फिर डाउन, इसको हम एक साइकिल बोलेंगे। तो हार्बर ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई अपने जो उन्होंने वर्क किया था बिजनेस साइकिल की, और ये चारों फेसेस उन्होंने इस तरीके से बताए थे, अपस्विंग, अपर टर्निंग पॉइंट, डाउन स्विंग और लोअर टर्निंग पॉइंट। 2 प्रकार के साइक्लिक चेंजेस होते हैं। एक पैटर्न जो कि अपन लोग फिगर में देख रहे हैं, जहां फ्लक्चुएशन ऑकर होता है, जो कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में अकर होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये अप ट्रेंड है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो हम इसको डायनेमिकली स्टेबल कहते हैं, यानी कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। और सेकंड पैटर्न ये वाला है। फर्स्ट पैटर्न तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और सेकंड पैटर्न है ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है। यहां पर फ्लक्चुएशंस तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी ग्रोथ होती जा रही है।
राइजिंग ट्रेंड बोल देंगे हम इसे। J.R. हाइक्स या हिक्स ने अपने मॉडल में, जो उन्होंने बिजनेस साइकिल का मॉडल बनाया है, उसमें उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसमें लंबे समय में अगर हम देखें तो ये राइजिंग ट्रेंड शो करता है। इसमें वो बताते हैं कि फैक्टर्स होते हैं कई, जैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्निकल प्रोग्रेस, उसकी वजह से ये आगे बढ़ते जाते हैं, नहीं तो ये स्टेशनरी रहेगा। तो इन फेसेस को अगर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सपेंशन या प्रॉस्पेरिटी को क्या बोलेंगे हम, जहां पर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं। कब तक? जब तक हमें फुल एम्प्लॉयमेंट ना मिल जाए। किस किस का? रिसोर्सेस का, प्रोडक्शन का, जहां तक हम ले जा सकते हैं उसको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक, जहां तक हमारे पूरे रिसोर्स प्रोडक्टिव सिद्ध हो जाए, है ना। कोई भी तरीके की इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। आई पार्डन, इनवॉलंटरी। कोई जानबूझकर नहीं काम कर रहा है तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। और अगर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट हो तो वो फ्रिक्शनल हो। मैं पहले भी बता चुका हूं, फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल टाइप्स। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति ने जॉब छोड़ा है और कहीं और वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, पर उसके लेवल की वहां जॉब नहीं है, इसलिए वो घर में बैठा है। वहां पर उस लेवल की जॉब नहीं मिल पा रही है जिसमें वो टैलेंटेड है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल। वो किसी वजह से फ्रिक्शन लगा हुआ है, रुका हुआ है वो, है ना। और स्ट्रक्चरल टाइप्स भी होती हैं। सपोज एक हायर लेवल का व्यक्ति है, उसको लो लेवल पे कैसे वो काम कर लेगा, ये भी दिक्कत होती है। तो जब एक्सपेंशन का मतलब होता है जब मोमेंटम बहुत गेन कर लेता है, ये ग्रीन वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, इसमें प्रॉस्पेरिटी होती है। पोटेंशियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एक्चुअल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है, वो गैप जो है वो जीरो हो जाए, यानी कि प्रोडक्शन का लेवल मैक्सिमम हो और उतना ही प्रोडक्शन हो रहा हो। यानी हमारा जितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं मैक्सिमम, जितने रिसोर्सेस है हमारे पास, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन लेवल भी हाई पे हो। यानी कि हमारा नेट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो डिमांड के हिसाब से हो रहा है, जो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड है वो भी हाई हो, प्राइसेस जो हो रही हैं वो भी बहुत बढ़ जाएं एक्सपेंशन फेज में, क्योंकि लोगों का भी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। अमेरिका वगैरह में चीजें, अगर लोगों के पास पैसा है अगर, तो चीजें भी बहुत महंगी हैं। लेकिन फिर ऐसा टाइम आता है जब बैंक को ये लगता है कि बहुत पैसा आ गया है और उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, लोग बाग सारा पैसा निकाल लेते हैं, जो भी करते हो, तो बैंक क्या करता है? क्रेडिट रिड्यूस करने लगता है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन करने लगता है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। और बिजनेसमैन को थोड़ी पेसिमिज्म हो जाता है कि वो आगे क्या होगा, फ्यूचर को देखकर वो थोड़ा डरता है, वो एक्सपेंशन से, फिर क्योंकि उसको भी डर लगता है, इतना बूम पीरियड चल रहा है और उसके बाद आ सकता है रिसेशन। और इकोनॉमिस्ट भी ये बोलते हैं कि भाई प्रॉस्पेरिटी का पीरियड खत्म हो सकता है, डाउन स्विंग स्टार्ट हो सकता है कभी भी। और मॉनेटरिस्ट ने तो ये भी कहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये बैंकों की वजह से होता है, क्योंकि बैंक अपना क्रेडिट खींचने लगते हैं, तो इस वजह से डाउन स्विंग स्टार्ट हो जाता है। और कीन्स ने ये कहा है कि जो सडन कोलैप्स हो जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट मिल रहा है वो नीचे जाने लगे, ये होता है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, एंटरप्रेन्योर की भी, है ना, और इन्वेस्टर्स की भी, कि वो अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाती है, तो इसलिए डाउन स्विंग स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये डाउन स्विंग होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन का पीरियड आता है ये वाला, तब क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाता है, यहां पर जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, गिर जाती है, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो जाता है, लोगों की डिमांड भी कम हो जाती है कंजम्पशन की, गुड्स की, ये सब यहां होता है। उसके बाद फिर यहां से रिवाइवल होता है, ट्रफ एंड रिवाइवल। ये वो लिमिट होती है, लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहां पर, जिसको हम ट्रफ कहते हैं। ये बहुत कम समय के लिए होती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ती है और कैपिटल इन्वेस्ट होने लगता है, और बैंकिंग सिस्टम जब लोन देने लगता है, पैसा बाजार में देने लगता है, तो इन्वेस्टमेंट फिर से होने लगता है, और इस तरीके से फिर रिवाइवल स्टार्ट हो जाता है। लोगों के पास पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, और फिर से पीक की तरफ साइकिल चलने लगती है। ये देख सकते हैं आप, ये एक ट्रेंड है ऊपर की तरफ, लेकिन इस ऊपर की तरफ में कितना उतार चढ़ाव है। थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल में हम आए तो सन स्पॉट थ्योरी है, बड़ी छोटी सी थ्योरी है, मैंने इसमें ली है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट से आपके लिए पूरी थ्योरीज ले आऊंगा, जो इन्वेस्टमेंट की थ्योरी, ओवर इन्वेस्टमेंट और मॉनेटरी थ्योरीज हैं, और भी कीन्स की थ्योरी है, वो सब हम उसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। विलियम स्टैनले जेवॉन्स, इन्होंने सन स्पॉट थ्योरी दी थी। वो ये कहते थे कि सन में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते रहते हैं, जिसकी वजह से सन में स्पॉट हो जाते हैं, उसका डायरेक्ट असर हमारे अर्थ के वेदर पर पड़ता है। यानी हमारी अर्थ की जो वेदर कंडीशंस हैं वो प्रभावित होती हैं उस एक्सप्लोजन से जो सन में हो रहा है इतने दूर से। ये तो हम सब जानते हैं कि चांद और सूरज की वजह से हमारे समुद्र में ज्वार भाटा आता है,
यानी कि जो वेव्स आती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन सन के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी हमारे वेदर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। और पुराने जमाने में होता यह था कि हमारी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी पूरे वर्ल्ड की। उस समय इतना टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था। तो उस समय विलियम स्टैनले जोवेंस ने कहा था कि एग्रीकल्चर हमारा बेस है इकोनॉमी का, और वेदर पर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, और वेदर डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको इन्होंने कहा था कि सन स्पॉट थ्योरी। यूएसए में करीब करीब 1988 में एक सीवियर ड्राउट भी आया था, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस वगैरह बढ़ गई थी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में असर हुआ था इसका अभी 1988 में। तो इसका क्रिटिकल अप्राइजल यही था कि ये ठीक है, बता तो रहे हैं कि सन स्पॉट की वजह से होता है, लेकिन ये कोई भी एक एडिक्वेट यानी कि एक कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं बिजनेस साइकिल के बारे में। ये उसमें ये नहीं बताते कि उतार चढ़ाव क्या होगा। ही डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट व्हाट बिजनेस साइकिल इज। इस सन स्पॉट की वजह से ठीक है, वेदर में चेंजेस आता है, इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, ओके, लेकिन बिजनेस साइकिल कहां है भैया? उसके बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा इसका क्रिटिकल अप्राइजल था। दैट्स इट।